हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ला बेल डैम सेंस मर्सी, जिसे कि सेकेंड जनरेशन के एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, एज यूजुअल मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस पोएम को इसे ईयर 1819 में लिखा गया और फिर एक साल के बाद यानी ईयर 1820 में इस पोएम को पब्लिश कर दिया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम का जो टाइटल है ना, ला बेल डैम सेंस मर्सी, तो ये टाइटल जॉन किट्स की खुद की क्रिएशन या उनकी खुद की इन्वेंशन नहीं है, बल्कि जॉन किट्स ने इसे एक फ्रेंच पोएट जिनका नाम एलन चार्टियर था, तो उन्होंने उनकी एक पोइट्री का टाइटल ला बेल डैम सेंस मर्सी को उन्होंने वहाँ से उठाकर यहाँ पर पेश कर दिया। और इस फ्रेंच फ्रेज ला बेल डैम सेंस मर्सी का मतलब है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी एक खूबसूरत लेडी जिसके अंदर कोई दया ना हो। तो देखिए, इस पोएम के टाइटल को यहाँ पर ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पोएम में एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी जो कि किसी फेरी वर्ल्ड से या किसी परियों की दुनिया से आई हुई लगती है, तो वो लेडी एक मेडियावल एज के नाइट को वो उसे अपने प्यार में फंसा कर वो उसके साथ काफ़ी समय गुजारती है एंड इवन वो लोग आपस में सेक्सुअल रिलेशन भी एस्टैब्लिश करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसे अकेला छोड़कर वो कहीं चली जाती है, इसीलिए इस पोएम के टाइटल को ऐसा नाम दिया गया है। फिर इस टॉपिक का थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम को इसे बैलेड के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पर इसके 12 स्टैंजास के थ्रू पोएट हमें एक स्टोरी बताने की या एक कहानी नरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये पोएम डिप्रेशन इन लव, हार्ट ब्रेक, सैडनेस और इल्यूशन वर्सेस रियलिटी के थीम से डील करता है। और अब फाइनली इस पोएम का लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को भी मिल जाते हैं, क्योंकि जॉन किट्स को जब उनकी लव ऑफ द लाइफ यानी फैनी ब्रोन मिली, तो उसी दौरान उन्हें फिर ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी की भी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी समय से पहले ही डेथ होने वाली थी। तो अपने इसी अनफुलफिल्ड लव को एक एक्सप्रेशन देने के लिए उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है ला बेल डैम सेंस मर्सी, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, and no birds sing. तो इन लाइंस में व्हाट कैन एल दी का मतलब है व्हाट ट्रबल्स यू, यानी वो क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। फिर नाइट एट आर्म्स का मतलब है नाइट इन शाइनिंग आर्मर, यानी कोई मेडियावल एज का नाइट जो कि आर्मर में या किसी कवच में पूरी तरह से कवर्ड हो। फिर सेज का मतलब है एक तरह का पौधा जो कि नदी या झील के पास पाए जाते हैं। और विदर्ड का मतलब है सूख जाना, यानी वो सेज नाम के जो प्लांट थे या पौधे थे, तो वो ठंड की वजह से वो सूख गए हैं। तो इस फर्स्ट स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि कोई अननोन सा एक स्पीकर एक मेडियावल एज के नाइट के पास जाकर वो उससे ये पूछता है कि ओ नाइट, आखिर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम इतने मायूस होकर किसी बीमार व्यक्ति की तरह तुम यहाँ अकेले क्यों भटक रहे हो, क्योंकि अब यहाँ तो जो झील के पास पौधे भी पाए जाते थे तो वो भी अब सूख गए हैं और कोई पक्षी भी यहाँ गाना नहीं गा रही है। तो तुम ऐसे रूखे सूखे और ठंडे मौसम में तुम यहाँ अकेले क्यों भटक रहे हो। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so woe begone? The squirrel's granary is full and the harvest done. तो इन लाइंस में हैगर्ड का मतलब है किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट होना या परेशान हो जाना। फिर वो बिगॉन का मतलब है शक्ल से मायूस होना या दुखी दिखना। और लास्टली ग्रैनरी का मतलब है स्टोर हाउस, यानी जहाँ पर हम चीज़ों को भरकर रखते हैं। तो स्क्विरल्स या गिलहरियाँ भी वो ठंड के समय में वो अपने स्टोर हाउस को खाने से जमा करके भर लेती हैं।
तो इस सेकंड स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि वो अननोन सा स्पीकर दोबारा से वो उस नाइट से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतने हैरान परेशान फ्रस्ट्रेटेड से और दुखी दुखी क्यों हो। अब तो इस मौसम में सारे स्क्विरल्स या सारी गिलहरियां भी वो अनाज को या ग्रेन्स को कलेक्ट करके जा चुकी हैं, और सभी इंसान या सभी ह्यूमंस भी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके या फसलों की कटाई करके वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो ये दोनों सिंबल्स यानी स्क्विरल्स के चले जाने का और फील्ड्स के हार्वेस्ट होने का, तो ये दोनों सिंबलाइज करते हैं कोल्डनेस को, आइसोलेशन को और ग्रीफ को। तो वो स्पीकर उस नाइट से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोनली से एटमॉस्फेयर में तुम यहाँ अकेले मायूस क्यों भटक रहे हो जब यहाँ पर कोई नहीं है। फिर इसके थर्ड स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheek a fading rose, fast with red too. तो इन लाइंस में ब्राउ का मतलब है हमारे फेस का फोरहेड वाला एरिया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर एंग्विश मॉइस्ट का मतलब है किसी पेनफुल थॉट को या किसी दुख भरे ख्याल को सोच सोच कर टेंशन से पसीना आना। और फीवर ड्यू का मतलब है बुखार से या कमज़ोरी से जो हमारा शरीर गीला हो जाता है वो। तो इस थर्ड स्टैंजा में वो अननोन से स्पीकर वो उस नाइट से ये कहते हैं कि मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे फेस का कलर लिली फ्लावर की तरह बिल्कुल वाइट हो चुका है, यानी तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका है और तुम बिल्कुल पेल दिखाई दे रहे हो। और वो स्पीकर फिर आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे माथे पर दुख, दर्द और फ्रस्ट्रेशन के पसीने दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हें देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो या बहुत बीमार हो। और फाइनली इस थर्ड स्टैंजा के लास्ट लाइन में वो स्पीकर उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे का रंग जो कि कभी फ्रेश रोज की तरह रेड रेड हुआ करता था, तो तुम्हारा अब वही चेहरा किसी मुरझाए हुए गुलाब की तरह वो फेड होता जा रहा है, या वो बहुत तेजी से वो फीका पड़ता जा रहा है। तो अब देखिए, अब तक इन पहले तीन स्टैंजाज में तो वो अननोन सा स्पीकर ही वो सिर्फ उस नाइट से सवाल पूछते हैं, बट अब इसके नेक्स्ट स्टैंजा से वो नाइट फिर उन्हें एक स्टोरी सुनाता है और उसे कुछ रीजंस बताता है कि क्यों उसकी ऐसी हालत हो गई। तो इसके फोर्थ स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, I met a lady in the meads, full beautiful, a fairish child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. तो इन लाइंस में मीड्स का मतलब है मीडोज या फील्ड यानी घास के मैदान, और फेरिश चाइल्ड का मतलब है कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी जो कि परियों की तरह खूबसूरत हो और वो सब पर अपना जादू कर दे। तो इस फोर्थ स्टैंजा में अब वो नाइट उस स्पीकर से ये कहते हैं कि घास के मैदानों में मेरी एक बहुत ही खूबसूरत लेडी से मुलाकात हुई जो कि इतनी ब्यूटीफुल थी या इतनी खूबसूरत थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो फेरी वर्ल्ड से आई हुई लेडी हो। उसके बाल या उसके जुल्फे भी काफ़ी लंबे लंबे थे, और उसके फुटस्टेप्स इतने लाइट थे या इतने हल्के थे कि मानो वो जैसे धरती पर नहीं बल्कि वो हवा में चल रही हो या हवा में उड़ रही हो। और लास्टली उसकी आंखें जो कि इतनी पैशनेट थी, इतनी मिस्टीरियस थी और इतनी वाइल्ड थी कि वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, I made a garland for her head and bracelets too, and fragrant zone. She looked at me as she did love and made sweet moan. तो इन लाइंस में गार्लैंड का मतलब है फूलों की माला, फिर ब्रेसलेट का मतलब है फ्लावर ब्रेसलेट जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और लास्टली फ्रैग्नेंट जोन का मतलब है फूलों से बना एक बेल्ट जो कि कमर पे पहना जाता है। तो अब देखिए, इस फिफ्थ स्टैंजा में यहाँ पर लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एडल्ट और सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि अब इस स्टैंजा में वो नाइट उस स्पीकर से ये कहते हैं कि उन्होंने जब उस ब्यूटीफुल लेडी को देखा तो वो तुरंत उसके प्यार में दीवाने हो गए या वो उसके प्यार में पड़ गए। एंड आफ्टर डैट उन्होंने उस लेडी के लिए एज अ टोकन ऑफ लव उन्होंने उसके लिए पहले तो एक गार्लैंड बनाया ताकि वो अपने सिर पर पहन सके, फिर उन्होंने उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाया, फूलों का एक ब्रेसलेट ताकि वो अपने हाथों पर पहन सके, एंड लास्टली उन्होंने उसके लिए एक फूलों का बेल्ट बनाया ताकि वो अपने वेस्ट पर या अपने कमर पर पहन सके। तो वो ब्यूटीफुल लेडी भी फिर उनके लव को काफ़ी होल हार्टेडली रिस्पॉन्ड करती है, एंड आफ्टर डैट वो दोनों फिर आपस में फिजिकल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करते हैं, ड्यूरिंग विच शी लुक्स एट द नाइट एंड शी मोन्स स्वीटली।
सो आई होप कि मुझे इससे ज़्यादा इसे और इलैबोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों को भी पता है। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song। तो इन लाइंस में पेसिंग स्टीड का मतलब है अ वॉकिंग हॉर्स, यानी एक चलता हुआ घोड़ा, और अ फेरी सॉन्ग का मतलब है एक एन्चेंटिंग सॉन्ग या एक चार्मिंग सॉन्ग, जैसा कि अक्सर परियां गाया करती हैं। तो इस सिक्स्थ स्टैंजा में वो नाइट फिर उस अननोन स्पीकर से ये कहता है कि उन सभी इवेंट्स के बाद, यानी उनके आपस में फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश होने के बाद, वो नाइट और वो लेडी वो दोनों फिर एक राइड के लिए जाते हैं, बेसिकली एक हॉर्स राइड, जहाँ पर वो नाइट उस लेडी को अपने पीछे एक चलते हुए घोड़े पे बिठाकर वो दोनों आपस में एक साथ समय गुजारते हैं। और वो नाइट उस लेडी के अलावा वो पूरे दिन कुछ भी और नहीं देखता, और वो लेडी भी अपने सर को उस नाइट के कंधों पर रखकर वो एक एन्चेंटिंग या एक स्वीट सा गाना गाती है। फिर इसके सेवेंथ स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, She found me roots of relish sweet and wild honey and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true। तो इन लाइंस में शी फाउंड मी का मतलब है वो ब्यूटीफुल लेडी उस नाइट को खाने के लिए कुछ ऑफर करती है। फिर रेलिश स्वीट का मतलब है वो चीज़ें जो कि उस लेडी ने उस नाइट को खाने के लिए दिए थे, तो वो बहुत ही टेस्टी थे। तो रेलिश का मतलब है टेस्टी। और लास्टली माना जीव का मतलब है कोई ऐसा खाना जो कि सीधे हेवन से या जन्नत से आया हो। यानी जब इज़राइल के लोग अपने सफ़र के दौरान वो कई दिनों से चल रहे थे, तो उसी दौरान उनके सामने कहीं से मिस्टीरियसली कहीं से खाना आ जाता है जो कि इतना टेस्टी होता है कि मानो वो सीधे जन्नत से आया हो। तो माना जीव का मतलब है सीधे जन्नत से आया हुआ खाना। तो अब देखिए इस सेवेंथ स्टैंजा में वो नाइट फिर उस अननोन स्पीकर से ये कहते हैं कि हम लोग, यानी वो नाइट और वो लेडी, जब राइड करते करते थक जाते हैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। तो उस दौरान वो लेडी उस नाइट को खाने के लिए वो उसे कुछ बेहद स्वादिष्ट प्लांट्स और रूट्स देती है। फिर इसके अलावा वो उसे खाने के लिए वाइल्ड हनी या जंगली शहद भी ऑफर करती है। और लास्टली वो उसे कुछ ऐसा भी खाने के लिए देती है जो कि मानो ऐसा लग रहा था कि वो सीधे जन्नत से आया हो। फिर वो ब्यूटीफुल लेडी उस नाइट को किसी स्ट्रेंज से लैंग्वेज में या किसी अजीब से भाषा में वो उसे कुछ कहती है, बट वो नाइट उसके लैंग्वेज को ठीक से समझ नहीं पाता है कि उसने उसे क्या कहा। इसीलिए वो ये अज्यूम कर लेता है कि उस लेडी ने उसे ये कहा कि वो उसे सच्चा प्यार करती है। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kisses four। तो यहाँ पर एल्फिन ग्रॉट का मतलब है अ स्मॉल फेरी केव, यानी एक छोटी सी जादुई गुफा। तो देखिए इस एट्थ स्टैंजा में वो नाइट फिर आगे ये कहते हैं कि मैं उस खूबसूरत लेडी के प्यार में मैं इतना दीवाना हो गया, या मैं इतना मदहोश हो गया था कि मैं उसके साथ उसके गुफा तक चला गया। और फिर वहाँ पर पहुँचकर वो लेडी फिर बिना किसी रीज़न के या बिना किसी कारण के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे देखकर फिर मैं भी काफ़ी इमोशनल और पैशनेट हो गया। और मैंने उसको शांत कराने के लिए और उसकी आंखों से आंसू रोकने के लिए मैंने उसकी आंखों पर 4 बार किस किए, ताकि उसके खूबसूरत आंखों से और आंसू ना बहे। फिर इसके नाइन्थ स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, And there she lulled me asleep, and there I dreamed, ah, woe betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside। तो इन लाइंस में शी लर्न मी asleep का मतलब है कि वो ब्यूटीफुल लेडी उस नाइट को अपने मैजिकल पावर्स की मदद से सुला देती है। फिर वो भी टाइट का मतलब है अपने दुख को या अपने शोक को सबके सामने पेश करना। यानी वो नाइट जब नींद में सो जाता है उस केव में, तो उस दौरान उन्हें एक बहुत ही डरावना सा या स्केरी सा सपना आता है, और उसी सपने को देखने के बाद वो अपने दुख को सबके सामने पेश करते हैं। और लास्टली लेटेस्ट ड्रीम का मतलब है वो आखिरी सपना जो कि उस नाइट ने वहाँ उस गुफा में सोते हुए देखा था, क्योंकि उसके बाद उस नाइट के आंखों से नींद ही कहीं उड़ गई।
तो इस नाइन्थ स्टैंजा में वो नाइट फिर आगे ये कहते हैं कि उस ब्यूटीफुल सी लेडी ने उसने उन्हें वहीं उस केव में अपने मैजिकल पावर्स की मदद से सुला दिया। और वो जब नींद में सो जाते हैं तो उस दौरान उन्हें एक बहुत ही डरावना सा या स्कैरी सा सपना आता है, जिसे सोचने से ही उनका मन दुख से और दर्द से भर जाता है। तो वही डरावना सपना उन्होंने आखिरी बार देखा था जब वो उस हिल साइड पे गुफा में सोए हुए थे, जिसके बाद से उनके आंखों को फिर नींद ही उड़ गई। फिर इसके 10th स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, I saw pale kings and princes too, pale warriors, that pale were they all. They cried, La belle dame sends mercy, thee hath enthrall. तो अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में वो नाइट फिर उस अननोन स्पीकर को वो उसे अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतने डर गए और वो अब इतने दुखी हैं। तो वो नाइट उसे ये कहते हैं कि उन्होंने जो अपने सपने में देखा ना, तो वो बहुत ही हॉरिबल और स्कैरी था, जिसमें कि उन्होंने ये देखा कि बहुत से किंग्स, प्रिंस और वॉरियर्स जो कि बिल्कुल पेल पड़ चुके थे या फीके पड़ चुके थे और जिनका अपीयरेंस किसी घोष की तरह, किसी भूत की तरह दिख रहा था, तो वो सभी लोग उससे कुछ उसके सपने में कहना चाहते थे। तो ये सभी लोग असल में उसी मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल लेडी के विक्टिम थे, जो कि अब इतने फीके पड़ चुके थे और उनका जो अपीयरेंस है वो किसी भूत की तरह दिख रहा था। और ये सभी लोग उस नाइट को उसके सपने में सिर्फ यही चीज़ कहना चाहते थे कि उस पिटीलेस या उस मर्सीलेस ब्यूटीफुल लेडी ने उसे भी अपने जादू से, अपने मैजिकल पावर से उसे अपना विक्टिम बना लिया है या अपना प्रिजनर बना लिया है या उसे अपने जाल में फंसा लिया है। फिर इसके सेकंड लास्ट स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं, I saw their starved lips in the gloam, with horrid warning gaped wide, and I woke and found me here on the cold hillside. तो इन लाइंस में स्टार्व लिप्स का मतलब है बिल्कुल श्रिंक सा फेस, यानी बिल्कुल सूखा हुआ सा शक्ल, जिसमें कि उन किंग्स का या उन राजाओं का लिप्स जो था बिल्कुल मुरझाया हुआ सा था और ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने बहुत दिन से खाना ना खाया हो। फिर ग्लोम का मतलब है इन द डार्कनेस, यानी अंधेरे में या शाम और रात के बीच के समय में। और लास्टली गेप्ड वाइड का मतलब है किसी चीज़ को मुंह खोल के बस देखते रहना। तो इस 11th स्टैंजा में वो नाइट फिर उस अननोन स्पीकर से ये कहते हैं कि उन्होंने जब उन डिफरेंट डिफरेंट किंग्स को, वॉरियर्स को और प्रिंस को अपने ड्रीम में देखा, तो वो ये भी देखते हैं कि थोड़ी हल्की सी रोशनी और अंधेरे में उन सभी किंग्स, वॉरियर्स और प्रिंस का जो फेस था, तो वो बिल्कुल लाइफलेस हो चुका था, यानी उनका फेस फुल्ली फीका पड़ चुका था और वो सूख गया था। एंड इवन जो उनकी लिप्स थी, तो वो भी बिल्कुल सूख कर सिकुड़ गई थी। एंड वो लोग जब उस नाइट से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी लिप्स फुल्ली फैल जाती है, वाइड हो जाती है। और जिसके बाद वो लोग फिर उस नाइट को वार्निंग देते हैं या उसे वार्न करते हैं कि उसने, यानी उस नाइट ने अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। जिसके बाद वो नाइट फिर अपने सपनों से जाग जाते हैं और वो फिर अपने आप को एक कोल्ड से हिल साइड एरिया में अकेले पाते हैं। और अब फाइनली इसके लास्ट स्टैंजा में वो नाइट फिर उस अननोन स्पीकर से ये कहते हैं कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं यहाँ पर अकेले बिना किसी मोटिव के मैं यूं ही बस एमलेसली यहाँ पर भटक रहा हूँ। इवन साल के इस मौसम में सभी पौधे जो कि इस झील के पास उगा करते थे वो भी सूख गए हैं और सभी जो गाना गाने वाली पक्षियाँ थी वो भी यहाँ से जा चुकी हैं। बट मैं यहाँ पर अकेले, मायूस और एमलेसली मैं यहाँ पर अपने मिजरेबल कंडीशन में भटक रहा हूँ। तो इस तरह से पोएम ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।